पिछले 2 दिन से मौसम बहुत ज्यादा गर्म था। यहाँ तक कि मैं जिस कमरे में मौजूद थी, वो कमरा भी और उसकी दीवारें भी गर्मी से दहक रही थीं। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं किसी तंदूर में बैठी हूँ। गर्मी की शिद्दत की वजह से मेरे मिजाज पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। यहाँ तक कि इस कमरे में एक वाहिद खिड़की थी और वो भी बंद रखी जाती थी। ऐसे महसूस होता था जैसे मैं एक काल कोठरी में बंद हूँ। सांस लेना दुश्वार हो जाता था। ये मेरी जिंदगी के बदतरीन दिन थे। मुझे अंदाजा हो गया था न जाने मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो मुझे इस कमरे में बंद कर दिया गया था। पूरे 2 दिन हो गए थे और मुझ पर ये जुल्म जारी था। मेरी गलती क्या थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे अपना कसूर मालूम नहीं था। मेरा दिल गहरे सदमे में डूबा हुआ था, लेकिन लोग न जाने क्यों इतने जालिम हो जाते हैं कि उन्हें किसी के जज्बात का कोई ख्याल नहीं रहता। और यहाँ तो सरासर मुझ पर जुल्म किया जा रहा था। चची जान रोज आती थी और मुझे खाना देने के साथ दवाई खिलाने की कोशिश करती। वो जबरदस्ती मेरे जबड़े को अपने हाथों में लेती और मेरे मुंह में दवाई ठूसने की कोशिश करती, लेकिन मैं उनकी कोशिश कामयाब नहीं होने देती थी। मैं अपना मुंह सख्ती से बंद कर लेती थी और उस वक्त तक बंद रखती जब तक चची जान दोबारा कमरे से न चली जाती। जैसे ही चची जान कमरे से निकलती, मैं वो दवाई उगल देती और अपने कपड़ों से साफ कर लेती। इस तरह से किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि मैं दवा नहीं लेती हूँ। सब लोग मुझे पागल समझ रहे थे, लेकिन मैं पागल नहीं थी। मुझे अच्छी तरह इल्म था कि चची जान मुझे कौन सी दवा खिलाना चाह रही हैं। अब मैं बुरी तरह थक चुकी थी और इस कैद से निजात चाहती थी। पूरी रात मैं चीखती रही थी, चिल्लाती रही थी, लेकिन किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। वहां कोई था ही नहीं जो मेरी बात सुनता। मैं इस छोटे से हफ्ज़दा कमरे में अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन काट रही थी। पूरी रात रो रो कर मेरा हाल बुरा हो गया था। रात से ही मेरे सर में दर्द की शदीद टीसें उठ रही थी। यहाँ तक कि मैं खिड़की के ऐन नीचे सो गई थी। सुबह मेरी आंख खुल गई थी और बहुत जल्दी खुली थी, क्योंकि अभी सही तरह से पूरा उजाला नहीं फैला था। कहीं कहीं अंधेरे की स्याही मौजूद थी, लेकिन मेरे उठने की वाहिद वजह मेरे मुंह पर गिरने वाला पानी था। चूंकि मैं खिड़की के ऐन सामने ही रोते रोते सो गई थी, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद पर टप टप पानी बरसता पाया था। इसने बेइख्तियार मेरी आंखें खोल दी थी, और जैसे ही मैंने खिड़की की तरफ देखा तो दंग रह गई थी। वो खिड़की खुली हुई थी और उसी में से बारिश का पानी टपक रहा था। इसलिए 2 दिन की गर्मी और हब्स की वजह से अब बारिश बरस रही थी। मेरे हवास एकदम से काम करना शुरू हो गए थे। रात भर तो मैं चीखती रही थी और चिल्लाती रही थी, तो मुझे देखने जरूर कोई न कोई कमरे में आया था और बेदहानी में खिड़की खुली रखकर चला गया था। मैं चूंकि दर्द से बेहाल थी, इसलिए बहुत गहरी नींद में सो गई थी और मुझे किसी के कमरे में आने का पता नहीं चला था। लेकिन अब मेरे लिए ये वाहिद रास्ता था कि मैं इस जहन्नुम से निकल सकूं। इसलिए मैंने एक लम्हा लगाए बगैर खिड़की से छलांग लगाई थी। मैं अपनी सी कोशिश जरूर करना चाहती थी। अब मैं कामयाब होती हूँ या नाकाम, ये मेरी किस्मत पर था, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती थी और मैंने कोशिश की थी। मैंने जैसे ही छलांग लगाई थी तो दूसरी तरफ फासला काफी था और मेरे घुटने पर काफी चोट आई थी। लेकिन जो चोट मेरे दिल पर 2-3 दिन से लग रही थी, उसका और इस चोट का कोई मुकाबला नहीं था। मैं नीचे गिरते ही फौरन उठी थी और सर पर दौड़ लगा दी थी। हैरत अंगेज तौर पर हवेली का गेट भी खुला हुआ था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने खुद को पुरसुकून किया था और फिर दोबारा दौड़ लगा दी थी। मैं भागती रही थी, यहाँ तक कि मेरे पाँव छलनी हो गए थे। कच्ची पक्की जमीन, छोटे छोटे कंकर बार बार मेरे पाँव में लगकर उन्हें जख्मी कर रहे थे, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं यहाँ से दूर, बहुत दूर जाना चाहती थी। मैं जालिम लोगों में घिर चुकी थी। उन्होंने मुझे पागल साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यहाँ तक कि वो तो मुझे न जाने कौन कौन सी किस्म की दवाइयाँ देते थे। मैं अब उनसे छुटकारा हासिल करना चाहती थी। मेरा कोई सहारा तो मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे अल्लाह का आसरा था। उसी के आसरे पर मैं दौड़ी चली जा रही थी। यहाँ तक कि एक हरे भरे खेत पर मेरी नजर पड़ी थी। अब मेरे पाँव बहुत ज्यादा दुख रहे थे और मजीद दौड़ना मेरे लिए नामुमकिन सा था। मैं सोचे समझे बगैर उस खेत के अंदर छुप गई। वैसे भी अभी गांव खत्म नहीं हुआ था। अभी तो सिर्फ मैं चंद मील ही भाग सकी थी। 2 दिन से खाना ना खाने की वजह से मेरे अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी भी मौजूद थी। मुझे किसी भी हालत में उस कैद खाने से निकलना था और अपनी जान बचानी थी। मैं गहरी सांस भरकर खुद को पुरसुकून कर रही थी। मैंने फसलों के अंदर खुद को अच्छी तरह छुपा लिया था ताकि किसी की भी नजर मेरी तरफ न पड़े। अभी मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे अपने पीछे किसी खड़खड़ाहट का एहसास हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और खौफ से मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था।
मैंने बेचैन होते दिल पर हाथ रखकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की थी और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर देखने की कोशिश की थी कि आवाज कहाँ से आ रही है। उमूमन खेतों में जानवर भी घुस आते थे, लेकिन ये आवाज तो किसी और ही चीज की थी, जैसे कोई खुदाई की जा रही हो या फिर कोई चीज पटक कर तोड़ी जा रही हो। मैंने डरते डरते थोड़ा सा आगे खिसक कर आवाज के सामने देखा और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। ये मंजर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि मैं सुबह की स्याही में भागी थी और जब तक मैं खेतों में छुपी थी तब तक हर तरफ उजाला छा गया था। इसलिए मैं ये मंजर वाज़ेह तौर पर देख सकती थी, इसमें किसी किस्म के शको शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जो कुछ मैंने देखा था वो मेरे पैरों तले से जमीन निकालने के लिए काफी था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये लोग इस हद तक गिर सकते हैं। मैंने उनकी इस हरकत को देख लिया था। अब मैंने समझ लिया था कि ये सब मेरी जान के दुश्मन क्यों बने हुए थे। मेरा नाम हुरिया अहमद है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती और लाडली बेटी हूँ। मेरी जिंदगी की कहानी बहुत अजीब है, इतनी अजीब कि उसे मैं किसी से बयान नहीं करना चाहती थी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर मैं अपनी ये कहानी बयान कर रही हूँ। मैंने शुरू से ही अपने घर में दो ही रिश्तों को पाया था, एक अपनी माँ को और एक अपने बाप को। इसके अलावा मुझे किसी रिश्ते से कोई वाकफियत हासिल नहीं थी। मैं स्कूल जाती थी और जब वहां पर मेरी दोस्तें अपनी खाला, मामू और चाचा के बारे में बातें करती थी तब मैं घर आकर रोती थी और अपनी अम्मी से सवाल करती थी कि मेरे ये सारे रिश्ते कहाँ हैं। तब अम्मी मुझे टाल मटोल से जवाब दे दिया करती थी। क्योंकि मैं बच्ची थी, इस वजह से उनकी बातों में आ जाती थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तब तक अंदाजा हो गया कि मेरे पास ये रिश्ते क्यों मौजूद नहीं है। इसकी वजह एक ही थी कि मेरे वालिदैन ने पसंद की शादी की थी। उन दोनों के घर वालों ने उन्हें निकाल दिया था। तब मुझे समझ आ गया था कि मेरे पास रिश्तों की कमी क्यों है, और जिस दिन मुझे इस हकीकत का इल्म हुआ था उस दिन से मेरे अंदर रिश्तों की तलब खत्म हो गई थी। क्योंकि जिन लोगों ने मेरे इतने नरम दिल माँ और बाप को घर से निकाल दिया था, मैं उनकी तलब अपने दिल में क्यों रखती। ऐसा नहीं था कि मेरे माँ बाप ने उन रिश्तों के हवाले से मेरे अंदर नफरत भर दी थी, लेकिन फिर भी मैं जब चुपके चुपके उन दोनों को आंसू बहाते हुए देखती थी तब उनके आंसू मेरे दिल पर गिरते थे और मैं समझ जाती थी कि आंसू घर वालों के लिए बहाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके घर वाले थे जिन्होंने उनसे कभी पलट कर 18 वर्षों में एक बार भी पूछने की कोशिश ही नहीं की थी। फिर एक दिन न जाने बाबा क्यों बहुत उदास थे। मैं इसकी वजह नहीं जान सकी थी। मैंने अम्मी से जब इसके मुतालिक पूछा तो उन्होंने मुझे बताया था कि अब्बू जान को उनके भाई की तरफ से खत भेजा गया है और उन्हें वो लोग वापस बुला रहे हैं क्योंकि तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो अपने आखिरी वक्त में अपने सबसे बड़े बेटे को याद कर रही है। चुनाचा उनकी तरफ से खत भेजा गया है। अब्बू उदास थे कि एक तो 18 वर्षों में उन्होंने पूछना गवारा नहीं किया था, अब न जाने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो उन्हें बुला रहे थे। ये बात अब्बू अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने हमें नहीं बताया था। अम्मी भी इस बात से वाकिफ नहीं थी। अब्बू ने जब वो घर छोड़ा था तो सब कुछ सिफर से शुरू किया था। उन्होंने अपने दोस्त से उधार लेकर कारोबार किया था और अल्लाह ने उस कारोबार में इतनी ज्यादा बरकत डाल दी थी कि अब्बू की 2 फैक्ट्रियां उस वक्त मौजूद थी। यानी हमारा शुमार अच्छे खासे अमीर घराने में होता था। वैसे भी मैं अपने घर वालों की अकलौती बेटी थी, चुनाचा जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। अम्मी ने अब्बू को बहुत ज्यादा तसल्ली दी थी और कहा था कि जब सारी उम्र उनकी याद में आंसू बहाते रहे हैं तो अब जो लोग आपको बुला रहे हैं तो आपको उदास होने के बजाय उनसे मिलने जाना चाहिए। लेकिन अब्बू अपने घर वालों को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वो शशो पंच का शिकार थे। वो हवेली के रहने वाले थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि हवेली वाले कभी भी अपना उसूल नहीं बदलते। इसी वजह से वो डरे हुए थे और उदास थे। लेकिन अम्मी ने उन्हें चलने के लिए मना ही लिया था। वो मुझे और अम्मी को लेकर वहां पर चले गए थे। हवेली पहुंचने पर हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था और मैं इन सब के लिए तैयार न थी। वहां जाकर मुझे पता चला था कि मेरे वहां बहुत से रिश्ते मौजूद थे। वहां पर मेरी 2 फूफियां थीं जो उम्र में अब्बू से बड़ी थीं। अब्बू सबसे बड़े बेटे थे और अब्बू के बाद 2 छोटे भाई थे, यानी मेरे 2 चाचा थे। दोनों की शादियां हो चुकी थी और सब बाल बच्चों वाले थे, और उनके बच्चे मेरे ही हम उम्र थे और कुछ मुझसे भी बड़े थे। अभी हमें यहाँ आए 2 ही दिन हुए थे कि मैंने अब्बू को दादी के कमरे से गुस्से से निकलते हुए देखा था। मैं और अम्मी फौरन परेशान हो गए थे और अब्बू के पीछे लपके थे। अब्बू ने हम दोनों को गाड़ी में बिठा लिया था और गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। अम्मी ने लाख पूछना चाहा था कि क्या हुआ है, लेकिन अब्बू ने कुछ नहीं बताया था। गुस्से से उनके माथे की रगें फूली हुई वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। मैंने अब्बू से पूछा था कि अब्बू जब तक आप हमें नहीं बताएंगे हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी और दादी की क्या बात हुई है।
तब अब्बू ने कहा था तो सिर्फ इतना कि बेटा, हवेली वालों को मैं जानता हूँ, उनका मुझे बुलाने का मकसद एक ही था, और अब वो मकसद उन्हें हासिल नहीं हुआ है तो ये लोग ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। इसी वजह से तुम लोगों का यहाँ रहना मुनासिब नहीं, इसीलिए हम अपने घर वापस जा रहे हैं। अभी अब्बू ये बात कर ही रहे थे कि सामने से एक ट्रक आया था और गाड़ी तेज रफ्तारी के बाइस उस वक्त उसमें जा लगी थी। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा था कि क्या हुआ है। जब होश आया था तो खुद को हवेली में पाया था। मैंने बेइख्तियार अम्मी अब्बू को पुकारा था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। न अम्मी थी न अब्बू थे। इसके अलावा उनके सारे रिश्ते मौजूद थे। मैंने उन सब से अम्मी अब्बू के बारे में पूछा था, और उन्होंने मुझे जो जवाब दिया था उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि मैं अब दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊंगी। 18 वर्षों तक मुझे प्यार देने वाले, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने वाले, मुझे मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा करने वाले इस दुनिया में नहीं रहे थे। वो कार हादसा बहुत भयानक था, और उसमें मेरे वालिदैन जाँ बहक हो गए थे, और मैं हैरत अंगेज तौर पर बच गई थी। मुझे कुछ चोटें आई थी जिनकी मरहम पट्टी कर दी गई थी, और फिर ये लोग मुझे हवेली दोबारा वापस ले आए थे। मैंने उनसे कह दिया था कि मुझे अपने घर वापस जाना है। तब उनकी गैरत जाग उठी थी और उन्होंने मेरे जाने की जिद पर मुझे कमरे में बंद कर दिया था। वो न जाने क्या साबित करना चाहते थे। चची जान आती थी और मुझे कोई दवाई खिलाना चाहती थी। मैंने चीख चीख कर उन सबको कहा था कि मैं अपने घर वापस जाऊंगी और इस जाहिलाना घर में कभी नहीं आऊंगी। उन लोगों ने जैसे मुझसे कोई बैर ही बांध लिया था। उन्होंने मुझे जैसे काल कोठरी में बंद कर दिया था, और वहां किसी कैदी की तरह खाना पानी पहुंचा दिया करते थे। चंद दिनों पहले तक जिंदगी बहुत हसीन थी। मैंने अपनी 18वीं सालगिरह मनाई थी, और अब्बू ने धूमधाम से अपने तमाम दोस्तों को बुलाया था। वो दिन मेरी जिंदगी का यादगार दिन था। लेकिन चंद ही दिन बाद मैं अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन गुजार रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ये सब भी हो सकता है। वो लोग किसी तरीके से भी मुझे रिहा करने के लिए राजी नजर नहीं आ रहे थे। वो कौन उनके, मैं उनकी वारिस थी, वो मुझे ऐसे कैसे अकेले रहने देते, जबकि मुझे मालूम था कि मैं जब तक यहाँ रहूंगी अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले पाऊंगी। ये हवेली और उसके बोसीदा उसूल मुझे जीते जी मार देंगे। इसलिए मैंने भी अपनी जिद न छोड़ी थी, और उन्होंने मुझे पागल साबित करने की कोई कसर न छोड़ी थी। यहाँ तक कि चची जान तो मुझे कोई दवाई भी खिलाना चाहती थी। मुझे ये मालूम नहीं हो सका था कि अब्बू की और दादी की असल में बात क्या हुई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे मालूम हो रहा था। और अब्बू के गुस्से की वजह जो इस कार हादसे का सबब बनी थी वो ये थी कि दादी ने बिस्तर मर्ग पर भी अब्बू को पसंद की शादी के ताने देने से जरा भी नहीं घबराई थी, और उन्हें मोहब्बत की शादी करने और वालिदैन को छोड़ने के इस कदर ताने दिए थे कि अब्बू बेहद गमगीन हो गए थे। उन लोगों ने सिर्फ यहीं तक नहीं किया था, बल्कि उन्होंने चची जान के माजूर बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया था। और वो ये सब क्यों कर रहे थे मुझे अच्छी तरह मालूम था। वो सब जायदाद के हुसूल के लिए कोशा थे। हालांकि इतनी बड़ी हवेली, नौकर चाकर, रुपया पैसा, उनके पास सब कुछ था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वो सब कुछ अब्बू के नाम था। दादा चूंकि अपने सबसे बड़े बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे, और काफी अरसे तक अब्बू के बाद उनकी कोई औलाद भी नहीं हुई थी। सिर्फ दो बेटियां थीं, और अब्बू के काफी अरसे बाद चचा पैदा हुए थे। चुनाचा दादा ने अपनी जिंदगी में ही अपनी सारी जायदाद अब्बू के नाम कर दी थी। और फिर जब अब्बू ने पसंद की शादी की थी और घर वालों ने उनको निकाल दिया था, तब भी ये जायदाद उन्हीं के नाम रही थी। इतने अरसे बाद अब्बू को खास तौर पर बुलाने की भी यही एक वजह थी कि दादी बंटवारा करना चाहती थी, क्योंकि दोनों चाचा उनके गले पड़ गए थे कि वो हवेली का बंटवारा करें, जबकि दादा ने उन दोनों चचा की पैदाइश के बाद जमीनें उनके नाम कर दी थी। लेकिन उनके माल की हविस खत्म नहीं हो रही थी, और वो हवेली जो अब्बू के नाम थी और अब्बू ने मेरे नाम कर दी थी, वो सब मिलकर इसलिए मेरे पीछे पड़े हुए थे। चचा जान चाहते थे कि मेरे अपनॉर्मल बेटे से शादी करने के बाद जायदाद उनके बेटे के नाम पर ट्रांसफर हो जाए, और वो तो था ही अपनॉर्मल। उससे साइन करवा कर वो लोग सारी जायदाद दोबारा से अपने नाम कर लेंगे। जब से मुझे पता चला था मेरा दिमाग माउफ हो गया था। मैं पूरी रात चीखती रही थी, चिल्लाती रही थी, और उसके बाद वहीं रोते रोते सो गई थी। मुझे अपने वालिदैन की शिद्दत से याद आती थी। उनका साया जब तक मेरे सर पर कायम था तब तक जिंदगी बहुत हसीन थी, लेकिन जैसे ही वो लोग इस दुनिया से रुखसत हुए थे, जिंदगी किसी जालिम बादशाह की तरह मुझे फांसी के घाट पर लटकाने के लिए बेताब नजर आती थी, और मेरी कहानी के तमाम लोग मुझे जल्लाद दिखाई देते थे। अगर देखा जाए तो हवेली के तमाम लोग एक तरफ थे, और मैं 18 साल की एक खान पान सी लड़की एक तरफ थी। मुझे उनकी हवेली से कोई गर्ज नहीं थे। अगर वो लोग तरीके से बात करते तो मैं हवेली आज के आज उन्हें वापस कर देती, लेकिन वो सिर्फ हवेली को वापस हासिल नहीं करना चाहते थे। उनके मकासद कुछ और थे जो मैं अब तक नहीं जान पाई थी।
फिर आखिर कुदरत को मुझ पर थोड़ा बहुत रहम आ गया था और किसी तरह से उस काल कोठरी की खिड़की खुली रह गई थी और मैंने पागल होने का भरपूर नाटक करते हुए उन लोगों के जहन में ये बिठा लिया था कि मैं इन 3 दिनों की कैद में अपने हवास खो चुकी हूँ। और फिर वो लोग अपने हवास कायम ना रखते हुए उस कमरे की खिड़की खुली रखकर चले गए थे और मुझे मौका मिल गया था। मैं वहां से भाग गई थी और खेतों में छुप गई थी, लेकिन वहां जो मंजर मैंने देखा था वो मुझे पूरी तरह हिलाने के लिए काफी था। मैंने वहां खेतों में गड़गड़ाहट होने पर किसी जानवर के शुबे पर झांक कर देखा था और जो कुछ मैंने देखा था उसे देखकर मैं दंग रह गई थी। वहां कोई और नहीं चची जान मौजूद थी और वो जमीन खोद रही थी। मैं फटी फटी निगाहों से एक तरफ को छुपी उनकी ये हरकत देख रही थी। इसके बाद उन्होंने एक अच्छा खासा गड्ढा खोद लिया था और वहां जो कुछ उनके पास सामान मौजूद था एक गठरी में से निकाला था और जैसे ही मेरी उस सामान पर नजर पड़ी थी मेरी चीख बुलंद होते होते रह गई थी। मैंने बमुश्किल दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर अपनी चीख को रोका था। चची जान के पास जेवरात का एक गठरा मौजूद था जो वो खेतों में दफन करने आई थी। वो सारे जेवरात मेरे देखे हुए थे और वो सारे जेवरात मेरी माँ के थे जो मेरी माँ ने मेरे नाम कर दिए थे और वो सारे जेवरात तो कराची वाले घर में मौजूद थे। तो फिर ये गांव में उनके पास कैसे आए थे? मैं हैरत से दंग होकर रह गई थी। ये क्या माजरा था? मैं बिल्कुल दम साधे उन्हें देख रही थी। वो अपनी धुन में अपने काम किए जा रही थी। ये सारे जेवर मेरे अब्बू ने अम्मी को बनवा कर दिए थे और अम्मी ने सारे जेवर मुझे तोहफतन दे दिए थे। इन जेवरात पर मेरा हक था, तो फिर ये चची जान के पास कैसे आए थे? क्या अम्मी अब्बू की वफात के बाद वो लोग मेरे घर गए थे और वहां से सब कुछ उठा कर ले गए थे? वहां तो घर की फाइल भी पड़ी हुई थी और अब्बू की कराची शहर में मौजूद जायदादों की फाइलें भी मौजूद थी जो कि वहां पर पड़ी हुई थी। अब मुझे समझ आ गई थी कि ये लोग मुझे कैद क्यों करना चाहते थे। ये लोग मुझे कैद करके मुझे पागल बनाने की दवाइयां खिला रहे थे और अपने मासूर बेटे से भी इसीलिए ब्याहना चाहते थे ताकि एक अबनॉर्मल कपल साबित करके दस्तखत करवा कर और मेरी जहनी हालत को गैर मुस्तहकम दिखाकर वो सारी जायदाद आपस में बांट लेना चाहते थे। मैं हवेली तो उनको अब दे देना चाहती थी, लेकिन जिस तरह वो मेरे बाप की जायदाद पर भी अपना हक समझ रहे थे वो मेरे गुस्से को हवा देने के लिए काफी था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं चची जान को उसी वक्त कच्चा चबा जाऊं। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि मैं इस वक्त कौन से खेतों में मौजूद हूँ और ये खेत किस तरफ जाता है। चची जान तो अपना काम पूरा करके राजदारी से इधर उधर देखने के बाद चली गई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किससे मदद मांगूंगी। मैं इस भरी दुनिया में अकेली थी और मेरा अगला कदम क्या था ये भी मुझे नहीं पता था। मैं बस उस घर से फरार हो गई थी, मेरे लिए यही काफी था। थोड़ी देर बाद में इत्मीनान कर लेने के बाद कि अब खेतों के पास कोई भी मौजूद नहीं, मैं वहां से उठ खड़ी हुई थी और थोड़ी देर चलने के बाद बस स्टॉप आ गया था। मैं कुछ भी सोचे समझे बगैर बस में सवार हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि बस मुझे कहाँ ले जाने वाली है और मेरी मंजिल क्या है। बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी और मुझे जैसे एकदम से होश आया था कि मैं पूछ ही लूं कि बस किस तरफ जा रही है। तब मुझे पता चला था कि ये बस तो फैसलाबाद जा रही थी और मेरी मंजिल तो कराची थी। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय फैसलाबाद आ जाने के इंतजार के। बस रुक चुकी थी और मेरे पास किराए तक के पैसे नहीं थे। मैंने अपने हाथ से एक चूड़ी उतारकर ड्राइवर के हाथ में थमा दी थी। इस वक्त मैं बेयारो मददगार फैसलाबाद की सड़कों पर चल रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा अगला कदम क्या होगा। सामने ही मुझे पुलिस स्टेशन नजर आया था और मेकान की अंदाज में मेरे कदम वहां की तरफ बढ़ गए थे। वहां थाने में लोगों का हुजूम था। हर कोई अपनी शिकायत करने मौजूद था। मैं वहां रखी एक कुर्सी पर बैठ गई थी और रश के कम होने का इंतजार कर रही थी। यहाँ तक कि कई घंटे बीत चुके थे और रश कम होकर अब खत्म हो चुका था। अब वहां मौजूद अमले ने मुझे नोटिस किया था और फिर मुझसे पूछा था कि बीबी आपको क्या काम है, हम कब से देख रहे हैं आप यहीं पर मौजूद हैं। तब अचानक खुद ब खुद मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए थे और अमला मेरे गिर्द जमा होना शुरू हो गया था। मैंने चादर के पल्लू से अपने आंसू साफ किए थे और धुंधली आंखों से सर उठाकर अमले को देखा था। इसी असना में किसी की गरजदार आवाज आई थी और सारा अमला दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया था। मुझे एक कमरे में बुलाया गया था। वहां सिर्फ पुलिस ऑफिसर और उनके दोस्त मौजूद थे। उनके दोस्त मुझे बैरिस्टर लग रहे थे क्योंकि उन्होंने वकील का लिबास पहना हुआ था। मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकी थी। उनके सवाल करने पर मैंने उन्हें बताया था कि किस तरह मुझे हवेली में महज जायदाद के हुसूल के लिए हद से बेजा में रखा गया। उन्होंने मेरी शिकायत तो दर्ज कर ली थी, लेकिन अब मैं कहाँ जाती मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं कराची में रहती हूँ और मैं वहां जाना चाहती हूँ। उस ऑफिसर ने मुझे यकीन दहानी करवाई थी
कि वो लोग मुझे कराची रवाना कर देंगे और इस अरसे में उन्होंने मुझे एक हॉस्टल में रुकवा दिया था। उनके मुताबिक जरूरी कार्रवाई के बाद ही मैं कराची जा सकती हूँ। मैं यहाँ हॉस्टल में रह रही थी और आज दूसरा दिन था। मेरी रूममेट एक सीधी सादी सी लड़की थी। वो अपने काम से काम रखती थी और मुझसे कुछ न पूछती थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे उस लड़की से एक अजीब सी उनसियत महसूस होती थी। आज मुझे यहाँ आए हुए तीसरा दिन था और वो सुबह से कमरे में मौजूद न थी, वरना वो सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी के लिए चली जाती थी। ये मैंने अंदाजा लगाया था। मेरा दिल आज के दिन बार बार भरा जा रहा था। मुझे बार बार अपने माँ बाप की याद आ रही थी। मेरी जिंदगी ने मुझे किस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसने मुझे यूं रोते देखा तो मुझसे बातचीत करने की कोशिश की थी और मुझे तो जैसे किसी सहारे की जरूरत थी। मैंने रोते रोते उसे सब बता दिया था। तब उसने मुझे जो कहा था, मुझे उम्मीद की वाहिद किरण महसूस हुई थी। उसने मुझसे कहा था कि मेरे वालिद साहब बैरिस्टर हैं, तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर ने मुझे 2 दिन के अंदर कराची भेजने का वादा किया था, लेकिन अब तीसरा दिन भी खत्म होने वाला था। उनका वादा पूरा होता मुझे नजर नहीं आ रहा था। तब उस लड़की ने मेरी मदद की थी और कहा था कि वो अपने वालिद साहब से बात करेगी और आप उनके साथ कराची रवाना हो जाइएगा। वो अक्सर कराची आते जाते रहते हैं और अदालतों के चक्कर उनके लिए एक आम सी बात है। वो वकील हैं और आपके केस को भी अच्छी तरह देख लेंगे। मैंने उसका बेहद शुक्रिया अदा किया था और उसने घर फोन करके अपने वालिद साहब को बुला लिया था। सामने मौजूद शख्सियत को देखकर मैं हैरान रह गई थी। ये वही शख्स थे जो मुझे उस दिन थाने में पुलिस ऑफिसर के साथ नजर आए थे। अपनी बेटी की जबानी जब मेरी कहानी उन्होंने सुनी तो उन्होंने मेरे सर पर दस्ते शफकत रखा था और उसी दिन मुझे अपने साथ कराची लेकर आ गए थे। उनके साथ उनकी बेगम साहिबा भी मौजूद थी। शायद इसलिए कि मैं कोई डर महसूस न करूं, इसलिए उन्होंने अपनी बेगम को भी अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया था। उन्होंने ऐन मुझे मेरे घर के पते के सामने उतारा था। मैंने उन्हें अंदर आने का कहा था और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला था, यादों का एक दरीचा खुल गया था। एक एक कदम पर मेरे आंसू बह रहे थे और मुझे मेरे माँ बाप की आवाजें अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। उन दोनों ने मुझे आगे बढ़कर हौसला दिया था और फिर मैंने अपने वालिदैन के कमरे का खुद दरवाजा खोला था। वहां उनकी कदादम फोटो फ्रेम होकर लगवाई गई थी और उस फोटो को देखकर मेरे सब्र का बंधन टूट गया था। मैं वहीं फूट फूट कर रोती थी। इसी असना में मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ था और मैंने मुड़कर देखा था। वो बैरिस्टर साहब मुझे हौसला दे रहे थे और इसी दौरान उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि क्या ये सामने लगी तस्वीर में तुम्हारे माँ बाप मौजूद हैं। मैंने इस्बात में सर हिलाया था और वो वहीं कुर्सी खींचकर बैठ गए थे। मैंने बगौर उनका रद्द अमल देखा था। वो बार बार अपने सीने पर हाथ फेर रहे थे। उनकी बेगम साहिबा उन्हें पानी पिला रही थी। मैं अपना गम भूलकर उन्हें देखने लगी थी। मैं घबरा गई थी कि उन्हें क्या हो गया है। मैंने उनसे पूछा था कि आप ठीक हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम्हारी माँ का क्या नाम था। मैं उनके अजीब सवाल पर थोड़ी देर हैरान जरूर हुई थी, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरी माँ का नाम गुलबानो है और उन्होंने मेरे वालिद से पसंद की शादी की थी। मेरे वालिद का नाम सफीर अहमद था। उन्होंने अचानक से अपनी बेगम को देखा था और उनकी बेगम ने मुझे देखा था और उसके बाद न जाने क्या हुआ था कि उन अंकल ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया था। मैं अचानक रद्द अमल पर बेहद घबराई थी। उनकी बेगम भी हंसते हंसते रो पड़ी थी, लेकिन मुझे कुछ माजरा समझ में नहीं आया था। तब उन्होंने जो कुछ मुझे कहा था, मुझे समझ नहीं आया था कि मैं इस पर क्या रद्द अमल दूं। उन्होंने मुझे बताया था कि गुलबानो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी और वो बैरिस्टर कोई और नहीं बल्कि मेरे मामू थे। उनका नाम सुहेल हुसैन था। यानी कुदरत ने जाने अनजाने में मुझे अपने ननियाल से मिलवा दिया था। इस वक्त मेरी हालत ऐसी हो रही थी और इस कदर कैफियत दिल में गड़बड़ हो रही थी कि मैं उन्हें कोई नाम नहीं दे पा रही थी। मैं बस खाली खाली निगाहों से उन दोनों को देखे जा रही थी और वो इतने अरसे बाद अपनी बहन की निशानी मिलने पर हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। उन्हें गम इस बात का था कि वो अपनी बहन से उसकी जिंदगी में न मिल सके थे और वो यही समझती रही थी कि उनके माँ बाप और उनके भाई ने उन्हें माफ नहीं किया। जबकि बकौल सुहेल हुसैन के, जो कि अब मेरे मामू थे, वालिदैन ने तो उन्हें उसी दिन माफ कर दिया था और वो उन्हें याद करके रोते रहते थे। मैं भी अपनी बहन की कमी बेहद महसूस करता था, लेकिन कुदरत ने हमें ऐसा अलग किया था कि फिर दोबारा कभी मिलने का मौका ही न दिया था। और अब जब तुमसे मुलाकात हुई है तब हमें पता चला है कि वो तो इस दुनिया में ही नहीं रही। ये कहकर वो दोबारा रोने लगे थे। मुझे खुशी इस बात की थी कि कुदरत ने मुझे इतने बुरे हालात में मेरे ननियाल वालों से मिलवा दिया था। मैं अपने अंदर बिल्कुल भी हिम्मत महसूस नहीं कर रही थी और इतने बड़े घर में अकेले रहना तो मुझे बहुत ज्यादा दुश्वार गुजार लग रहा था। आखिरकार कुदरत को मुझ पर रहम आ गया था।
मैंने उन्हें अपने ऊपर गुजरने वाले जुल्म की सारी दास्तान सुना दी थी और ये भी कहा था कि वो लोग अभी तक मेरे पीछे लगे हुए हैं और मैं उनसे छुपकर उनके घर से भागी थी, लेकिन मैं उन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे वालिदैन को भी दुखी पहुंचाया और अब मेरी जात को भी नुकसान पहुंचाने के डर पे है। मैं उनके खिलाफ केस लड़ना चाहती थी। मैंने उन्हें ये भी बताया था कि उन्होंने मेरे कराची वाले घर में घुसने की कोशिश भी की है और तमाम अहम कागजात, यहाँ तक कि मेरी माँ के तमाम जेवरात भी ये लोग चुरा कर ले गए हैं। मेरे मामू सोच में पड़ गए थे। उन्होंने मुझे फैसलाबाद चलने के लिए कहा था, क्योंकि यहाँ अकेले रहना मेरी जान खतरे में डालने के बराबर था। मैंने उनसे कहा था कि मैं सिर्फ एक दिन यहाँ गुजारना चाहती हूँ और उसके बाद मैं उनके साथ चलने के लिए राजी हूँ। उन्होंने मुझे इजाजत दे दी थी और उस एक रात में मैंने एक एक लम्हा अपने वालिदैन को याद किया था। उनके बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं बल्कि दोजख बन चुकी थी और इस दोजख में हर कोई मुझे सजा का फरिश्ता नजर आता था। लेकिन जब से मेरे मामू ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो मेरी हर मामले में मदद करेंगे, तब मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ था और अगले ही दिन हम दोबारा फैसलाबाद के लिए निकल गए थे। वहाँ नाना नानी मुझसे मिलकर बेहद खुश हुए थे और मुझे ऐसा लगा था जैसे मुझे दोबारा माँ बाप का प्यार मिल रहा है। मैं वहां भी अपनी आंखों को बरसने से रोक नहीं पाई थी। कुदरत ने एक ऐसा इंतजाम कर रखा था जिसके जरिए वो मुझे मेरे ननियाल से मिलवाना चाहती थी और ऐसा ही हुआ था। मैं अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन गुजारकर अब काफी हद तक संभल चुकी थी। मामू ने हवेली वालों को नोटिस भेज दिया था और उस नोटिस में लिखा गया था कि जल्द अज जल्द हवेली को खाली कर दिया जाए। काफी दिन गुजर गए थे और उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया था। शायद वो लोग इस नोटिस को खाली खोली नोटिस समझ रहे थे और उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं 18 बरस की होकर ये सब कुछ कर सकती हूँ, जबकि उन्हें मालूम नहीं था कि मेरी पुश्त पर मेरे ननियाल वाले मौजूद हैं और खास तौर पर मेरे मामू जो कि बैरिस्टर थे और अच्छी खासी महारत रखते थे। उन्होंने मुझे बहुत हल्का लिया हुआ था, इस वजह से उनके आगे इस नोटिस की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन जब मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद भी उन्होंने अदालत में अपनी सफाई पेश नहीं की, तब उन्हें दूसरा और आखिर नोटिस भेजने के साथ साथ मैं खुद भी हवेली में मामू के साथ वहां मौजूद थी। वो लोग मुझे वहां देखकर हैरान रह गए थे। यहाँ तक कि चची जान ने तो आगे बढ़कर मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की थी। बर वक्त मेरे मामू ने आगे बढ़कर उनका हाथ झटक दिया था। वो लोग सब मिलकर मुझे नफरत की निगाहों से देख रहे थे और मैं सीने पर बाजू लपेटे उन्हें भरपूर फातेहाना निगाहों से देख रही थी। उन 3 दिनों में मैं अपने ऊपर किए गए जुल्म को कभी नहीं भूल सकती थी। इसके साथ साथ मैंने थाने में ये शिकायत भी दर्ज करवा दी थी कि उन्होंने मुझे पागल करने की दवाइयां भी खिलाने की कोशिश की थी। मेरे साथ पुलिस भी मौजूद थी और चूंकि उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया था, इसलिए अब एक लीगल एक्शन लेने के लिए मैं उनके साथ वहां आई थी। पुलिस ने उनसे कह दिया था कि 2 दिन के अंदर ये हवेली खाली हो जानी चाहिए, क्योंकि हवेली की मालका ऐसा चाहती है। इसके साथ साथ पुलिस ने उन्हें कहा था कि अब घर वालों के ऊपर चोरी का इल्जाम भी मौजूद है। आप लोगों ने हुरिया अहमद के कराची वाले घर में घुसकर वहां से अहम दस्तावेजात चुरा ली हैं, बल्कि उनकी माँ की आखिरी निशानी उनके जेवरात भी चुरा लिए हैं और इस इल्जाम पर तमाम घर वाले चौंक उठे थे। किसी को भी ये खबर नहीं थी कि इल्जाम सच्चा है, झूठा नहीं है। कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया था और मैं चुपचाप सुन रही थी। जब उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी भड़ास निकाल ली थी, तो मेरी बोलने की बारी थी और मैंने जब बोलना शुरू किया था तो सब चुप होकर सुनने लगे थे, क्योंकि मेरा लहजा इस कदर सख्त और पत्थर था कि किसी के बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने उनसे कहा था कि आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। वो भाई जो सारी जिंदगी आप लोगों के लिए रोता रहा था और आप लोगों को याद कर करके उसने अपनी सेहत तबाह कर ली थी, जब आप लोगों ने उसे याद किया तो उसने फौरन से लब्बैक कहा था। हालांकि उसकी क्या गलती थी? उसकी गलती सिर्फ यही थी कि उसने पसंद की शादी की थी और उसने अपनी जायदाद अपनी औलाद के नाम पर कर दी थी। उसकी बस यही गलती थी और उस गलती की सजा उसे ये भुगतनी पड़ी थी कि इस घर में आने के बाद 18 साल पहले पसंद की शादी करने की वजह से उन्हें इस कदर ताने दिए गए, इस कदर उनकी दिल आजारी की गई कि वो इंतहाई रंजीदा हालत में घर से निकले थे और उसी हालत में उनका कार हादसा हो गया था और उसी हालत में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। मेरे वालिदैन की मौत के जिम्मेदार आप सब लोग हैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर मालो दौलत की इतनी हवस है कि आपके सामने एक इंसानी जात की कोई वक़्त नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ इस पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि आप सब लोगों ने उनकी अकलौती औलाद को सिर्फ हवेली के लिए न सिर्फ हब्से बेजा में रखा, बल्कि दिमाग को गैर मुतवाजन करने के लिए दवाइयां भी खिलाई। खून के रिश्ते ऐसे भी होते हैं। अगर खून के रिश्ते ऐसे होते हैं तो फिर मैं उन 18 बरसों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो कि मैंने इन रिश्तों के बगैर गुजारे। मैं थोड़ी देर चुप हो गई थी और गले में फंसे आंसुओं के गोले को मैंने अपने अंदर उतारा था।
जब मैंने एक नजर अपने मामू पर डाली थी और उसके बाद मैंने अपना फैसला सुनाया था। मैंने उनसे कह दिया था कि मुझे इस हवेली से कोई गर्ज नहीं और न इस हवेली से मैं फूटी कौड़ी भी लेना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपने बाप की जायदाद आप लोगों से लेने आई हूँ जो आप लोगों ने चुरा ली है। और अगर आप लोगों के इल्म में नहीं है तो मैं इतना बता दूं कि रजिया चाची को मैंने खुद अपनी माँ के तमाम जेवरात और अहम फाइल खेतों के अंदर छुपाते हुए देखा है। मुझे नहीं मालूम कि उनका ये अमल इनफरादी है या आप सबका इज्तमाही अमल है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे बाप की खून पसीने की कमाई मुझे लौटा दी जाए, तभी मैं हवेली से दस्तबरदार हो जाऊंगी। और अगर ऐसा नहीं किया गया और मुझे झूठा साबित किया गया तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी चीजें कहाँ मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं इज्जत से आप तमाम लोगों से ये चीजें मांग रही हूँ तो फिर आपको भी अपनी इज्जत की लाज रख लेनी चाहिए और ये साबित कर देना चाहिए कि आप लोग भी उसूल के पक्के हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते। मैं इस हवेली से दस्तबरदार होती हूँ सिर्फ इस सूरत में जब मुझे मेरे बाप की जायदाद और मेरी माँ के जेवरात वापस किए जाएंगे। मैं थोड़ी देर रुक गई थी ताकि उनका फैसला सुन सकूं। वो लोग अपनी बात से मुकर गए थे। तब मैं बेइख्तियार मुस्कुराई थी और मैंने पुलिस ऑफिसर को इशारा किया था। उन्होंने आगे बढ़कर चची जान को गिरफ्तार कर लिया था। जब मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपसे अपनी अमानत वापस मांगने नहीं आई थी, बल्कि मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी अमानत कहाँ मौजूद है, मैं वहां से अपनी अमानत ले लूंगी और ये हवेली आप लोगों को ही मुबारक हो, क्योंकि इस हवेली में मेरे माँ बाप को इस दुनिया से रुखसत करने वालों की शक्लें देखकर मुझे नफरत महसूस होने लगती है। मैंने उसी वक्त हवेली की फाइल उठाकर उनके मुंह पर दे मारी थी और चची जान को हाथ उठाकर वार्निंग दी थी कि ये तो सिर्फ उन 3 दिनों की सजा है जो आपने मुझे पहुंचाई है। इसके बाद भी अगर आप लोगों ने मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पूरा खानदान सलाखों के पीछे होगा। उसके बाद मैंने फखर से अपने मामू को देखा था जिन्होंने मुस्कुराकर मुझे हौसला दिया था और मेरे इतने भरपूर अंदाज में उन सब के आगे डट जाने पर मुझे शाबाश दी थी। अब मैं उन्हें क्या बताती कि जिंदगी ने इतना कुछ सिखा दिया था कि ये सब तो मेरे लिए एक मामूली सी बात थी। मैं इस हवेली को कभी भी नहीं रखना चाहती थी। उनकी ये हवेली उन्हें ही मुबारक, जिनकी वजह से मेरे माँ बाप को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था। इसके बाद मैं दोबारा कराची आ गई थी, हालांकि मेरे ननियाल वाले न माने थे, लेकिन मैं वहां किस रिश्ते से रह सकती थी। लेकिन मामू ने इसका भी हल निकाल लिया था। उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए भेज दिया था और अब मैं किसी सूरत इनकार नहीं कर सकती थी। मैं उनकी इस मोहब्बत पर मुस्कुरा दी थी। उन्होंने अपनी बहन को खो दिया था, लेकिन उनकी आखिरी निशानी को नहीं खोना चाहते थे। मुझे लगता था कि अब जिंदगी थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई है और ऐसा ही था।